हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आओ, लास्ट जो लेक्चर बचा है उसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन लेकर आओ। तो इसके अंदर पूरा का पूरा फोकस मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ध्यान से क्वेश्चन देखना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से सॉल्व करना। हो सकता है शायद आपके लिए नई टर्म होंगी, तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बता रहा है? डेटा डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? टू सस्टेन, सस्टेन करना। सस्टेन क्या करना है? स्मूथ मॉनेटरी ऑपरेशंस और लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल कंडीशन। तो गवर्नमेंट की वो एबिलिटी जिसके अंदर वो सस्टेन करती है। क्या सस्टेन करती है? स्मूथ मॉनेटरी ऑपरेशंस होंगे और उसके बाद जो है लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल कंडीशंस। तो ये कौन सी टर्म है? क्या होगी ये चीज? एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है फिस्कल प्रूडेंस। मैं ये समझता हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये टर्म आपको नहीं मालूम। ओके, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। ऑप्शन बी फिस्कल फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिजिकल रिलेशंस है उसकी बात कर रहा है, तो यहां पर ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद फिजिकल स्टिमुलस। और फिजिकल स्टिमुलस क्या है ये तो आपको मालूम ही होगा। जब सरकार खर्चे करती है, सरकार ज़्यादा खर्चे करती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोगों के जेबों में पैसा देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मनरेगा के जरिए लोगों के पास पैसा आया कोविड में, आत्मनिर्भर पैकेजेस कोविड के टाइम पे दिए गए, और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, स्कॉलरशिप वगैरह है, जिससे लोगों के पास पैसा आ जाता है। वो आपकी स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस का हिस्सा होता है। इससे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ये भी नहीं आएगा। फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी तो ओवरऑल पूरा पार्ट है कि किस तरह से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना है ओवरऑल। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर राइट आंसर क्या बचेगा? जो आपका एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन, फिजिकल प्रूडेंस। तो फिजिकल प्रूडेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की वो एबिलिटी जिसमें वो स्मूथ मॉनेटरी ऑपरेशंस और लॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल कंडीशंस को सस्टेन करने की बात करती है। ये होता आपका फिजिकल प्रूडेंस। तो ये फिजिकल प्रूडेंस, ये टर्म मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था ताकि आपको मैं ये सिखा सकूं कि कभी कभी अगर वो कोई ऐसी टर्म डालते हैं जो आपको लगा होगा कभी सुनी नहीं है, तो उसको जरा एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। एलिमिनेशन मेथड से वो बिल्कुल एग्जैक्टली निकल जाता है क्वेश्चन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। इफ आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर, व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन? अगर आरबीआई ने सीआरआर को कम कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? पैसा, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, क्या हो जाएगा? और ये मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से समझाया है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, चाहे आपका सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनका लिक्विडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर सीआरआर को रिड्यूस कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगी। आई बात समझ? आसान था। 83। प्राइमरी पर्पस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमने पढ़ा था 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जो 2016 में फोर्स में आया था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट एफआईटी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट को अडॉप्ट किया था। उसके अंदर हमने एक हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन को 2 से 6% रखा था कि 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फाइन। तो पूरे के पूरे एग्रीमेंट में ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखा गया था? ज़्यादा फोकस रखा गया था प्राइस स्टेबिलिटी, और उसके बाद ग्रोथ। सबसे पहले था प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइमरी फंक्शन आपका प्राइस स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 84। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने पढ़ा था, 6 मेंबर की एक कमेटी है, अरिजित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। ये एक हॉकिश स्टैंड इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर मेंटेन करती है। तो यहाँ पर हॉकिश का मतलब क्या है? ओके, सो मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये हॉकिश टर्म भी शायद पहली बार सुनी होगी। दो तरह की अप्रोच होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दो तरह की अप्रोच यूज़ करती है। एक हॉकिश अप्रोच होती है, दूसरी डविश अप्रोच होती है। यह हॉक क्या है? हॉक वही आपका चील समझो, जो चील होता है जो आसमान में उड़ता है, काफ़ी ऊंचाई में उड़ता है और अपने शिकार को भी ऊपर उछाल के लेकर जाता है, बहुत ऊंचाई में लेकर जाता है और वहाँ से नीचे फेंकता है ना, हॉक। और दूसरा होता है डव। डव आप समझो कबूतर जैसा होता है, खूबसूरत सा होता है, सॉफ्ट सा होता है। जबकि हॉकिश जो होता है ये क्या होता है? एग्रेसिव होता है। तो ध्यान से सुनने, दो तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक आपकी हॉकिश होती है। हॉकिश अप्रोच में क्या होती है? एग्रेसिव अप्रोच यूज़ की जाती है। क्या?
एग्रेसिव अप्रोच यूज़ की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन डविश अप्रोच में क्या होता है, डविश अप्रोच में ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि सॉफ्ट अप्रोच होती है, ज़्यादा फोकस किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। बताता हूँ, यहाँ पे लिखी भी है मैंने ये दोनों चीज़ें। देखो, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, जब मैं बात करूँ हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कहीं पे भी सुना तो ये ज़्यादा एग्रेसिव होगी हॉक की तरह। क्या, हॉक जो आया ना हॉकिश, ये हॉक से आया है, हॉक की तरह ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ओके, तो ये एग्रेसिव स्टेप्स लेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। जबकि अगर मैं डविश की बात करूँ तो डविश जो होगा ये क्या होता है, ये पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो पीस, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए डविश अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए डविश अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। इवन इवन अगर इसमें इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है, हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर्म्स को, मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर्म्स को एक इंसेंटिव मिल जाता है कि मार्केट में प्राइसेस अच्छी चल रही हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उनको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती है। जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। ये डविश अप्रोच होती है। तो हॉक अप्रोच में क्या होते हैं, एग्रेसिव स्टेप लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब इन्फ्लेशन कम करना है तो इंटरेस्ट के साथ क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट्स को क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करोगे ना भाई। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, दो जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। आपने लोन लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा, यहाँ आपने बैंक में डिपॉजिट किया, यहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ा। जब आपने लोन लिया, लोन लेने जा रहे हो, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, ज़्यादा ब्याज देना है, तो लोग लोन कम लेंगे, कम लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन रुक जाएगा। दूसरा है कि आप, बैंक ऑफर कर रहा है कि हम डिपॉजिट करने पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोग जो खर्चे कर रहे थे, खर्चे करने की जगह लोग जो है बैंकों में जमा करेंगे कि अच्छा खासा मिल रहा है, सरकार बैंक बता रहे हैं एफडी पे 7% 8% दे रहे हैं, खर्च करने के बजाय बैंक में जमा कर लो, तो लोग इसको अच्छा ऑफर समझेंगे, एफडीज करवा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे, तो बैंक में जमा करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है। तो इससे भी क्या हो जाएगी, एक्सेस लिक्विडिटी जो है मार्केट से सक हो रही है, तो सक होने से क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं जो किसके अंदर लिए जाते हैं, हॉकिश अप्रोच के अंदर, जहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। आई होप हॉकिश अप्रोच, डविश अप्रोच क्लियर दोनों। Question number 85. The monetary policy stance in which interest rate may move either way, upward or downward. अब इसमें क्या है, हम उतना नहीं देखते, अगर ऊपर जाएगा कोई बात नहीं, हमारा ही फायदा है, नीचे जाएगा तो उतना कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस तरह की अप्रोच, इसको क्या बोलेंगे। तो अभी मैंने दो एक्सट्रीम अप्रोचेस आपको बताए, एक आपका हॉकिश था, दूसरा आपका डविश था। तो तीसरा क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, तीसरा आपका न्यूट्रल स्टांस होगा। क्लियर। फिर उसके बाद 86 देखो, 86 क्या बता रहा है, आपका CRR और SLR, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो CRR SLR इनको मैंने हमेशा इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लिक्विडिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया, इनका रिलेशन भी लिक्विडिटी के साथ ही मैंने बताया है कि CRR SLR रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, ये जितनी बार मैंने रिपीट किया कि इनका लिक्विडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो लिक्विडिटी पोजिशन जो बैंक्स की है, मार्केट की है, उसको इन्फ्लुएंस करेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 87. Which of the following is a step that the central bank will take to encourage greater investment in the economy? तो सेंट्रल बैंक यानी कि आपके आरबीआई ने लेना है ताकि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। तो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपका आरबीआई क्या करेगा, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो। सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना है ताकि इकोनॉमी में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, यानी लोग ज़्यादा खर्चा कर सकें, लोग जो है ज़्यादा डेवलपमेंट करें। प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास पैसा कब होगा, अगर आप CRR को बढ़ाओगे पैसा कम हो जाएगा, है ना। अगर आप बैंक रेट को बढ़ाओगे पैसा कम हो जाएगा, है ना। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दोगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, तो उससे भी क्या हो जाएगा, उससे भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हो, बदले में पैसा ले रहे हो। आप CRR को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो CRR को इंक्रीज़ करने से बैंक्स को ज़्यादा कैश जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास, देने के लिए कम होगा। अगर बैंक रेट को बढ़ाया तो बैंक रेट क्या होता है, जिसपे आपके बैंक आरबीआई से
पैसा लेते हैं विदाउट कोलेटरल और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, तो उससे भी बैंकों के पास पैसा कम होगा, आगे देने के लिए कम हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है, ऑप्शन बी, सीआरआर को कम कर दो। सीआरआर को कम कर दोगे, बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा कम रखना होगा और लोगों को देने के लिए ज़्यादा होगा। जब लोगों को देने के लिए ज़्यादा होगा तो लोग लोन लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। आई बात समझ? तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री? सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, यानी कि ओवरऑल द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ओवरऑल जो मनी सप्लाई होगी मार्केट के अंदर उसको रेगुलेट करना। उसके बाद नोट्स को इशू करना कंट्री के अंदर। एक्ट एज बैंकर, गवर्नमेंट का भी बैंक और बाकी बैंकों का भी बैंक बनकर इसको काम करना है। ठीक है ना? तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। यानी कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना ये भी इसका काम है, नोट इशू करना ये भी इसका काम है। बताया था ना मैंने कि जितने भी आपके नोट्स होते हैं वो सारे आरबीआई इशू करती है, 1 रुपये के नोट के अलावा। ओके, और बाकी जितने भी आपके कॉइन्स होते हैं उनको आपकी सरकार मिंट करती है, लेकिन सर्कुलेट सारी करेंसी, चाहे नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, सर्कुलेट आरबीआई ही करती है। फाइन। और उसके बाद जो है ये एक बैंक है गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट को भी जब ज़रूरत होती है उनकी भी मदद करती है और बैंकों को भी जब ज़रूरत होती है उनकी भी मदद करती है। बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है। तो डिमांड डिपॉजिट आसान सी चीज़ है, आपने भी बैंक अकाउंट खोला है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट होगा या करंट। अगर आप एक कॉमन आदमी, आप बिजनेसमैन नहीं हो, बिजनेसमैन यूजुअली अपना करंट अकाउंट खोलते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में आपने अपना बैंक अकाउंट खोला, वहाँ पर आपको बैंक इंटरेस्ट उसके ऊपर देते हैं। आई बात समझ? और उसके ऊपर कुछ लिमिट होती है। तो ये डिमांड डिपॉजिट की एग्जांपल है। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर आपके दोनों आ जाते हैं, आपका सेविंग जो है सेविंग बैंक अकाउंट वो भी आ जाएगा, जो करंट अकाउंट है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ओके। तो देखो पहला क्या बता रहा है, पहले में इसने एफडी डाली, तो एफडी डिमांड डिपॉजिट का नहीं है क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट है। काफ़ी टाइम के बाद, कुछ मैच्योरिटी पीरियड इसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा। ओके। इट इंक्लूड बोथ, फिर से यहाँ पर इसने क्या डाला है, फिक्स डिपॉजिट डाला, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरे में भी फिक्स डिपॉजिट डाला, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये आ जाएंगे। आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंट्रल बैंक? फिर से सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ रहा है। इट रेगुलेट इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर है। अपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है कंट्री का। तो ऑल ऑफ दी अबोव। आसान है ना? अगर मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ी तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये, बिल्कुल बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रेट इज ट्रू? बैंक रेट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो बैंक रेट को मैंने कंपेयर करके पढ़ाया किसके साथ? रेपो रेट के साथ, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। ओके। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ भी इसको मैंने कंपेयर करके पढ़ाया है। ओके। चलिए देखते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट, जाहिर सी बात है ना? उसके बाद बैंक रेट जो है, डिस्काउंट रेट, मैंने बताया था ना इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, जो कौन देती है? आपकी सेंट्रल बैंक देती है। बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर सेंट्रल बैंक आपके बाकी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो बैंक रेट बेसिकली क्या होता है? बैंक रेट होता है जब आपके बैंक्स को नीड होती है पैसे की, वो आरबीआई के पास जाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, और अगर विदाउट कोलेटरल वो कुछ गिरवी भी नहीं रखना चाहते, फिर आरबीआई उनको बैंक रेट के ऊपर लोन देता है। और ये आपका बैंक रेट जो होता है 25 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.25% से रेपो रेट से ज़्यादा होता है। यानी रेपो रेट अगर 4% होगा तो आपका बैंक रेट कितना होगा? 4.25% होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज? अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच रहा है तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होगा? शाबाश। आसान सी चीज़ है, सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच दिया। जब उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच दिया तो उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना। यानी मार्केट से क्या हो गया? क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल फॉल, क्या हो जाएगी? वो फॉल हो जाएगी। ऐसा ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके आरबीआई ने सिक्योरिटीज़ को बेच दिया, जब सिक्योरिटीज़ को बेच दिया तो लोगों ने पैसा दिया, या तो बैंक को बेचा, बैंक ने पैसा दिया उसको, या फिर किसी बिजनेसमैन को बेच दिया, कॉरपोरेट सेक्टर में बेच दी। तो वो सिक्योरिटीज़ खरीदने के बजाय, खरीदने की जगह पे
लोग उनको पैसे देंगे, आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा। अब वही लोग जो है वो क्या काम करते थे, वो बैंक से लोन लेते थे, बैंक के पास अपना पैसा रखते थे, अपना पैसा बैंक के पास रखते थे। अब उन्होंने सिक्योरिटी खरीदी, पैसा चला गया आरबीआई के पास, तो वो बैंक्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है बैंक की वो गिर जाएगी। ओके, या फिर अगर बैंक ने खुद सिक्योरिटीज को खरीद लिया ताकि वो उसको अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर जो उसको सिक्योरिटीज को रखना होता है वो उनको वहां पे रखे, उससे भी बैंक के पास क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, सिक्योरिटीज आ जाएंगी, पैसा कम हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ लवरिंग सीआरआर बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये कितनी बार मैंने बताया, सीआरआर को कम कर दिया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशो आपने कम कर दिया, लेंडिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब सीआरआर को कम कर दिया, कम करने का मतलब है कि आरबीआई बताएगा हमारे पास कम रखो और आप अपने पास ज़्यादा रख दो, सीआरआर ज़्यादा हमारे पास रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़्यादा लेंड कर पाएंगे, तो जो लेंडिंग कैपेसिटी है बैंक्स की वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को राइज किया, रिवर्स रेपो रेट को राइज किया तो गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से सुनना। रिवर्स रेपो रेट यानी कि वो रेट जिसके ऊपर आपके बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब जब रिवर्स रेपो रेट आरआरआर रिवर्स रेपो रेट को आपने इंक्रीज किया तो बैंक्स ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास, क्योंकि बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको पैसा कम मिलेगा। जब आपको पैसा कम मिलेगा यानी मार्केट में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसे भी देखो कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, लिक्विडिटी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए। आसान, कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, किसके ऊपर होता है, टोटल एसेट के ऊपर क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रिएट्स क्रेडिट यानी बैंक जो पैसा बनाता है वो किसके ऊपर बनता है, उसको टोटल एसेट के ऊपर कि बैंक के पास टोटल एसेट कितने हैं, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, बैंक के पास टोटल सिक्योरिटी कितनी है, या फिर बैंक क्रेडिट बनाता ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं है। क्रेडिट का मतलब क्या है, इन शॉर्ट ये समझो कि बैंक कितना पैसा जनरेट कर पा रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके पास खुद कितना डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट। एसेट के ऊपर थोड़ी ये देखना है कि बैंक की कितनी बिल्डिंग्स हैं, बैंक के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैंक के पास कितने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एसेट नहीं देखने हमने ना, हमने ये देखनी कि उसके पास सिक्योरिटीज़ कितनी है, हमने देखना टोटल डिपॉजिट कितना है। तो डिपॉजिट कितना होगा उस हिसाब से वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब है कि मार्केट में उस हिसाब से वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 96, नेम द पॉलिसी दैट अकॉर्ड्स विद एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात कर रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करता है, तो ये किसके अंदर आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई होता है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 बता रहा है, इफ द ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आर डिलीटेड फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट देयर विल बी द सिनेरियो। कौन सा सिनेरियो होगा, ब्रीफली बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जो सरकार बजट लेकर आती है, बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी रिसिप्ट्स, रिसिप्ट का मतलब कि पैसा कहाँ से आया, दूसरे होते हैं आपके एक्सपेंडिचर कि पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ लगाना है पैसा। ओके, अब इस एक्सपेंडिचर की बात, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है ना, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इन रिसिप्ट के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि जो बार बार आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो रोज़ सरकार के पास आ रहा है, जैसे कि टैक्सेस लग रहे हैं, सरकार के पास पैसा आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। ओके, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो सरकार का बिल्कुल डे टू डे का खर्चा होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है डे टू डे इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे का खर्चा, जैसे कि तनख्वाह, सैलरी देनी है, सब्सिडीज़ देनी है, इंटरेस्ट अगर बैंक ने लोन लिया है वो इंटरेस्ट देना है, ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी डे टू डे इनकम
कम होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होंगे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें एक एक्सपेंडिचर होता है, सरकार क्या काम करती है, स्टेट्स को पैसा देती है या उन यूनियन टेरिटरी जिनके पास असेंबली है अपनी, उनको पैसा देती है कैपिटल क्रिएशन के लिए कि आप अपने वहाँ कोई पुल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, वो बना लो। जब हम इस रेवेन्यू, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जब इस रेवेन्यू डेफिसिट में से हम वो भी माइनस कर देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर वो वाला खर्चा माइनस कर देंगे जो सरकार स्टेट्स को ग्रांट के तौर पे देती है, तो वो बन जाता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बनता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जब मैं फिस्कल पॉलिसी, कल फिस्कल पॉलिसी शुरू करनी है हमने ऐप पे, तो वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। ओके, आज वैसे मॉनेटरी पॉलिसी का टेस्ट भी है आपका, लेकिन वहाँ पे मैं कम्पैक्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, जब वहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा वो कम्पैक्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ओके, तो वो अगर मैं 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा तो समझ लेना कोई 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। ओके, तो यहाँ से थोड़ी आपकी और इंप्रूवमेंट हुई होगी, इसीलिए मैंने आज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी रखा है। 2 रीज़न थे, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे इसलिए, और फिर दूसरा ये भी था कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे मालूम नहीं ये बाद में अपलोड होगी या पहले, जो भी होगा दोनों में आपका अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, थिंग्स थिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्पेंडिंग। बेसिकली जब बजट बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी रखा, इसके अंदर एक्सपेंडिचर होता है ना कि पैसा कहाँ जाएगा, उसमें से फिर अलग अलग जगहों पे पैसा लगाना होता है, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अलग जगहों के लिए लगाना होता है। तो ये बता रहा है इनमें से कौन सा है जिसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कहते। तो ये मैंने क्लास में भी कई बार रिपीट कराया है, यहाँ पे भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर, जब प्रीवियस ईयर नहीं मतलब जो बाकी पुराने लेक्चर थे, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ के अंदर, बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है, इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ये अलग होता है, ये डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है, ये डेवलपमेंट पे नहीं होता है। आप कोई बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, रोड, हॉस्पिटल, ये चीज़ें नहीं बना रहे हो, आई बात समझ। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा अलग होता है। क्वेश्चन 99, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट विदाउट बोरोविंग इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, और इसमें से हम बोरोविंग्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी बोरोविंग्स को माइनस कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ओके, फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर बजट शॉर्टफॉल। आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपके रेवेन्यू कम है। ओके, और इस रेवेन्यू में कुछ हम बोरोविंग भी करते हैं ना बाहर से, वो भी हमारा रेवेन्यू का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें हम बोरोविंग वाला जो हिस्सा है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट होता है। क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया, फिजिकल डेफिसिट ये होता है जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, आपका रेवेन्यू कम है। ओके, लेकिन उसके अंदर फिजिकल डेफिसिट में मैंने आपको बताया भी था, तब भी बताया था कि इसके अंदर थोड़ी एक और चीज़ होती है, और वो चीज़ क्या होती है कि हम बोरोविंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, ये फिजिकल पॉलिसी जब मैं शुरू करूंगा वहाँ पे अच्छे से, जब ये सारे डेफिसिट्स पढ़ाऊंगा, ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है और मुझे आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इनमें से कौन सा एक फिजिकल पॉलिसी का टूल है? तो बहुत आसान है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर ये नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जवाब सब लोग दिया करो। तो 100 MCQs आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सीरीज मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट किसके ऊपर लाना चाहते हो आप, ज्योग्राफी के ऊपर लाना चाहते हो, पॉलिटी के ऊपर लाना चाहते हो, कौन सा जनरल स्टडीज़ का मुझे वो कंपोनेंट बताना जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं अलग से, इसके बाद इकोनॉमी के बाद कल से मैं अलग से उसके ऊपर सीरीज़ लेकर आऊँ। ठीक है, एक ये चीज़ बताना। दूसरी ये चीज़ कि अभी भी हमारे जो है ट्रिपल एस ऐप जो है हमारी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ पर ऐप के ऊपर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो वहाँ पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बहुत ही होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन चल रही है ऐप के ऊपर। तो एक बार विजिट करें, ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेज देख लीजिए, आपको किस में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात मुझे ये बताना कि आप लोग इसके बाद क्या चाहते हो, मैं किसके ऊपर MCQs लेकर आऊँ, और कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी, किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं, जो भी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।